हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज से हमने स्टार्ट कर दिया है एक नई सीरीज को। कंप्यूटर अवेयरनेस आरआरबी पीओ क्लर्क बेस्ट 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें आज है डे 1। 20 क्वेश्चंस डेली हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 20 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से पूछे गए, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या फिर आरआरबी क्लर्क। लेकिन एक वादा आप हमसे करिए कि सर, सबसे पहले यहां पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम खुद क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को एनालाइज करें और 20 में से 20 मार्क्स लाने की कोशिश करें। यस, तो बिल्कुल कंप्यूटर एक गेम चेंजिंग जैसा सब्जेक्ट है। यहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के जो बहुत माइन्यूट से कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए और फिर आंसर पर फोकस करिए। होना यह चाहिए कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शंस में जाने की रिक्वायरमेंट ना हो, बिना ऑप्शंस के ही आंसर्स आपको पता हो, तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कंप्यूटर में। और ये गारंटी हो जाती है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि एग्जाम में आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, इसी स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। डे 1 को शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। तो यहां पर हम आपको यह भी बता दें, जैसे कि कई सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर कोई एक सोर्स ऐसा बता दीजिए जिसकी मदद से हम वीडियोस को देखें, पीडीएफ को रिवाइज करें और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोर्स बिल्कुल परफेक्ट हो। यानी ऐसा सोर्स जहां पर कम वीडियोस में हम पूरे पूरे मार्क्स गेन कर पाए, कॉन्सेप्ट भी समझ पाए, ताकि अगर पेपर का लेवल टफ आ गया, लैंग्वेज को बहुत घुमा के पूछ लिया, तो भी हम आंसर कर पाए। तो इसके लिए परफेक्ट कोर्स है आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क आरबीआई असिस्टेंट को लेकर ये कंप्लीट बैच, जिसका नाम है ड्रीम बैच 3.0। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में ये आपको मिल रहा है, जहां टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वो है जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था आपके साथ। आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को देने को कहा था। क्वेश्चन क्या था गाइस? आईबीपीएस का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग वर्जन में पूछता है, 2019 में, 2016 में, 2007 में, सभी में इसका आंसर सिमिलर है। Which shortcut key in MS Excel 2021 is used to hide the selected row? सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? और करेक्ट आंसर है Ctrl+9। तो अगर हमें किसी एक रो को हाइड करना होता है तो Ctrl+9 की मदद से हम कर सकते हैं एक्सेल शीट में। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर अगर यहां पर कॉलम की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? तो हमें याद ये रखना है कि हाइड द सिलेक्टेड रो के लिए Ctrl+9 का इस्तेमाल करते हैं और हाइड द सिलेक्टेड कॉलम के लिए Ctrl+0 का यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि कॉलम को हाइड करने के लिए, तो Ctrl+0 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक के एग्जाम में रो को हाइड करने के लिए कई बार पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार कॉलम को हाइड करने के लिए पूछ लिया जाए, या फिर यह पूछ लिया जाए कि Ctrl+9 की मदद से
MS एक्सेल में क्या होता है, कंट्रोल 0 की मदद से MS एक्सेल में क्या होता है। तो आपको दोनों तरफ से याद रखना होगा, चाहे वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे या फिर आपको शॉर्टकट की दे दे और उसका फंक्शन पूछे, है ना। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती हैं। नेक्स्ट, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और यहां से 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया ये आपको कमेंट करके बताना होगा। बहुत आराम से करिए, क्वेश्चन पढ़िए अपने आप। What will be the result of the following MS Excel formula? Odd 20 plus even 39। एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? Odd 20 प्लस even 39। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इस केस में आपको क्या करना होगा, ऑड के नियरेस्ट नंबर पर टिक करना होगा और इवन के नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो ऑड 20 है और ऑड 20 के जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 21 होगी। इवन के केस में 39 है और इवन नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 39 की 40 होगी। तो 21 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 61। ये हो गया करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सेम क्वेश्चन आपको दिया होगा विद सेम नंबर, यानी कोई भी बदलाव ना तो क्वेश्चन में होगा ना ही ऑप्शंस में होगा। तो इसकी चिंता आप ना करें, है ना। ये गारंटी है कि सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। तो 20 का 21, 39 का 40 प्लस किया आ गया 61। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पढ़िए इसको। Which of the following device is used to connect two system, especially if the system use different protocol? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग दो सिस्टम को जोड़ने के लिए किया जाता है, खासकर अगर सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, डिफरेंट प्रोटोकॉल। और हम जानते हैं कि अगर अलग अलग प्रोटोकॉल होगी तो इस केस में जो नेटवर्किंग डिवाइस होगी वो गेटवे होगी। सो द करेक्ट आंसर इज गेटवे। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्वेश्चन कोई भी दिया हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर दिया है, अलग प्रोटोकॉल दिया है, तो क्या हमेशा आंसर गेटवे होगा? आंसर है यस। क्वेश्चन को कितना भी क्यों ना घुमा लें, लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में हमेशा आंसर क्या होगा, गेटवे होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि यहां पर सिमिलर प्रोटोकॉल दे दिया हो तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन है और डिफरेंट की जगह पर सेम प्रोटोकॉल दे दिया हो। बिल्कुल सही आपने सोचा। इस केस में आंसर ब्रिज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रिज ऑप्शन में ही नहीं है तो आप राउटर पर लगाइएगा। इसका मतलब सेम प्रोटोकॉल के केस में पहला जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ब्रिज बनेगा। ब्रिज अगर ऑप्शन में नहीं है तो राउटर को आप टिक करेंगे। ये किसमें होगा? जब सेम प्रोटोकॉल, एक जैसी प्रोटोकॉल गिवन होगी। समझ में आ गया? प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A bridge recognizes dash layer address। ब्रिज डैश परतों को पहचानता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है OSI मॉडल से, क्योंकि OSI मॉडल में ही अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ब्रिज किस लेयर पर काम करता है OSI मॉडल में। आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर, the second layer of the OSI model, that is the correct answer। आपको पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर दो टाइप्स की नेटवर्किंग डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, एक स्विच और एक ब्रिज। इसका मतलब स्विच और ब्रिज दोनों ही डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, जबकि फिजिकल लेयर जो कि पहली लेयर है, यहां पर हब और रिपीटर का यूज होता है। डेटा लिंक लेयर में स्विच और ब्रिज का यूज होता है। नेटवर्क लेयर में राउटर का यूज होता है।
ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, इन लेयर्स में गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल कितनी लेयर्स होती हैं अगर ये पूछा जाए तो आप जानते हैं टोटल 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक तो OSI मॉडल है और एक TCP/IP मॉडल है। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं अगर ये पूछा जाए तो पहले होती थी 4 लेयर्स, जिसको अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है 5 लेयर्स। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं और ऑप्शन में 5 गिवन है तो आंसर होगा 5 लेयर्स। जबकि पहले के केस में क्या होता था, कितनी लेयर्स होती थी, 4 लेयर होती थी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए आंसर। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम ब्राउजर टू एक्सेस डाउनलोड हिस्ट्री। कई बार हम लोग ब्राउजर की हिस्ट्री को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर में बहुत सारी हिस्ट्री सेव होती है, हम बहुत सारी डाउनलोड करके फाइल्स को रखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डाउनलोड पोर्शन को ओपन करने के लिए गूगल क्रोम में क्या करेंगे। डाउनलोड इतिहास तक पहुंचने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। Ctrl+D, Ctrl+H, Ctrl+I, Ctrl+R, Ctrl+J। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज Ctrl+J। Ctrl+J की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी फाइल्स हमने ब्राउजर पर डाउनलोड की हुई हैं, जितनी भी फाइल्स हमने गूगल क्रोम ब्राउजर पे डाउनलोड की हुई हैं, उनको हम देख सकते हैं। हम सेटिंग्स में जाकर भी देख सकते हैं ब्राउजर की, लेकिन यही काम किस शॉर्टकट की मदद से हो सकता है, Ctrl+J की मदद से हो सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए और बताइए आंसर इसका क्या होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन द टास्क मैनेजर। ब्राउजर के टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप जानते होंगे कि ब्राउजर का अपना भी टास्क मैनेजर होता है, जिसमें जितने भी टैब चल रहे हैं, जितना भी CPU कंजप्शन ब्राउजर कर रहा है, उसकी रिपोर्ट देखने को मिलती है गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर में या किसी भी ब्राउजर के टास्क मैनेजर में। बताइए आंसर। गूगल क्रोम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है कंट्रोल होगा नहीं, Shift+Escape होगा, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। शिफ्ट के साथ एस्केप दबाने पर गूगल क्रोम का टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। सो सेकंड इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, इसको VVIP क्वेश्चन की कैटेगरी में रख दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। इसकी मदद से हम सिस्टम को रीस्टार्ट, विंडो ओपन कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिसको 3 फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, A ड्राइव एंड B ड्राइव इन अ कंप्यूटर इज रिजर्व्ड फॉर। कंप्यूटर में A ड्राइव और B ड्राइव किसके लिए आरक्षित है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो C ड्राइव से हमें मिलता है। हमेशा C ड्राइव से ही क्यों मिलता है, A ड्राइव से क्यों नहीं मिलता, B ड्राइव क्यों नहीं देखने को मिलती। क्योंकि A ड्राइव और B ड्राइव रिजर्व होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए, जबकि C ड्राइव से रिजर्व होती है हार्ड डिस्क के लिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा, दैट इज फॉर फ्लॉपी डिस्क। यानी कंप्यूटर में A ड्राइव और B ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है, C ड्राइव से लेकर हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस तालिका को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर हमें डेटाबेस की टेबल को पूरी तरीके से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है,
पूरे तरीके से हटा देना है। हम नहीं चाहते कि कोई रोज बचे, कोई कॉलम्स बचे, पूरी डेटाबेस की टेबल परमानेंट तरीके से डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किस कमांड का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर है ड्रॉप कमांड की मदद से हम ये काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? परमानेंट डिलीट करने के लिए जो एसक्यूएल कमांड है दैट इज ड्रॉप। और ड्रॉप किसके अंदर आता है? डीडीएल कमांड के अंदर आता है। जैसे आपको पता होगा कि एसक्यूएल में कई सारे कमांड्स होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीक्यूएल जैसे बहुत सारे कमांड्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर डीडीएल कमांड्स में जिसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसका काम है स्कीमा पर काम करना, जिसका काम है डेटाबेस को क्रिएट करना, ड्रॉप करना, ऑल्टर करना और रीनेम करना। यानी डीडीएल कमांड के अंतर्गत डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इस कमांड के अंतर्गत हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं और इसके साथ साथ डेटाबेस को रीनेम भी कर सकते हैं। क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सेस। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है बताइए? फाइंड एंड रिप्लेस इसका मतलब क्या है कि कुछ भी फाइंड करें और उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर दें, है ना? यही तो मतलब है। जैसे 3 इडियट्स मूवी में किया गया था, है ना? याद आ गया होगा आपको। तो इसको करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, दैट इज Ctrl+H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। Ctrl+H की मदद से हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर पाएंगे जहां पर फाइंड एंड रिप्लेस दिया गया है, और फिर रिप्लेस पे जाकर हम फाइंड और जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं जिसके साथ। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, what refers to the international telephone system that uses copper wire to carry analog voice data? एनालॉग वॉइस डेटा को ले जाने के लिए तांबे के तारों का उपयोग करने वाली अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन प्रणाली को क्या कहा जाता है? को क्या संदर्भित करता है? क्या होगा आंसर? इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम। बस यहीं से आंसर आपको मिल जाना चाहिए। आंसर ISDN होगा, VoIP होगा, PSTN होगा, ट्राई होगा या ARPANET होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज PSTN, इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। याद रखिएगा, IBPS का फेमस क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन में इंटरनेशनल टेलीफोन सिस्टम की बात की जाए, जहां कॉपर वायर की बात की जाए और ये एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट करंट डेट इन MS वर्ड 2019 या 2021? MS वर्ड 2019 या 2021 में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताइए? आप मुझे करंट डेट भी बताइए और करंट टाइम भी बताइए, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, डेट को इंसर्ट करने की और टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। डेट के लिए दुखी मत होइए, दुखी होगा आंसर, यानी आंसर इज सैड। सैड, शिफ्ट ऑल्ट और डी। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में डेट को इंसर्ट करने की बात हो तो आप खुश हो जाइए और ऑप्शन में सैड ढूंढ लीजिए। द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट ऑल्ट और डी। जबकि टाइम के केस में आंसर क्या होगा? शिफ्ट ऑल्ट और टी होगा। यानी जहां पर डी दिया हुआ है डेट के लिए, वहीं पर टी हो जाएगा टाइम के लिए। लेकिन, किंतु परंतु एक ट्विस्ट है यहां पर। कई बार ऑप्शंस में शिफ्ट ऑल्ट डी ना देकर ऑल्ट शिफ्ट डी दे देते हैं। तो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर आपने तो लिखवाया था कि शिफ्ट ऑल्ट डी होगा, लेकिन यहां पर हमें
कुछ और ही देखने को मिल रहा है, ऑल्ट शिफ्ट डी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये दोनों सेम है? शिफ्ट ऑल्ट डी दबाएं या ऑल्ट शिफ्ट डी दबाएं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। इन तीनों कीज को एक साथ ही तो दबाना है हमें, तो हम ऑल्ट पहले दबाएं या शिफ्ट पहले दबाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इन टीसीपी आईपी नेटवर्क 127.0.0.1 इज विच टाइप ऑफ आईपी एड्रेस? टीसीपी आईपी नेटवर्क में 127.0.0.1 किस प्रकार का आईपी एड्रेस है? पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, स्टैटिक या फिर डायनेमिक? करेक्ट आंसर क्या होगा आप जानते हैं, इस एड्रेस को लूप बैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो 127.0.0.1 इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि लोकल होस्ट एड्रेस को और क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में या तो टेस्टिंग एड्रेस दिया होगा या लूप बैक एड्रेस दिया होगा, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, दिस आईपी 15.200.200.200 बिलोंग्स टू विच क्लास? यह है आईपी किस वर्ग यानी किस क्लास से संबंधित है? हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ये 5 क्लासेस होती हैं, जिसमें क्लास ए की रेंज होती है कहां तक? बिल्कुल सही आपने समझा, क्लास ए की रेंज 1 से लेकर 126 तक होती है, जबकि 127 वाला यानी लूप बैक एड्रेस भी आपका किस में आता है? क्लास ए में, है ना, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि लूप बैक एड्रेस किस क्लास का हिस्सा है, तो आंसर होगा यह भी क्लास ए का हिस्सा है, क्योंकि क्लास बी शुरू होता है 128 से, तो इसका मतलब 127 किसी ना किसी क्लास में तो जाएगा, और वो भी क्या है? क्लास ए का ही हिस्सा है। तो 1 से 126 तक क्लास ए है, और आप देख सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस है इसकी जो पहली ऑक्टेट है वो 15 है, और 15 क्या 1 से 126 के बीच में आ रही है? आंसर है यस सर, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ए। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट among all the memories in a computer? ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कंप्यूटर की सभी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज होती है रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? रजिस्टर, नहीं मिला। दूसरे नंबर की तेज होती है कैशे। क्या कैशे दिया हुआ है? मिल गया। तो आंसर क्या होगा? कैशे मेमोरी। अगर कैशे भी नहीं होता तो आंसर क्या होता? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? हम लोग बात करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में फास्ट इंटरनेट कनेक्शन आए, और फास्ट इंटरनेट का मतलब ब्रॉडबैंड सर्विस, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हाई स्पीड कनेक्शन। वहीं स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन का मतलब होता है डायल अप सर्विस। आंसर क्या होगा? डायल अप सर्विस। कुछ याद आया इसको देखकर? हां जी सर, ये पहले हुआ करता था घर में, जिसके थ्रू इंटरनेट को चलाया जाता था, है ना। केबल आती थी, मॉडेम आता था, जिसकी मदद से इसको मॉडेम से कनेक्ट कर दिया जाता था, फिर इंटरनेट चलाया जाता था। तो इसका मतलब स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन में डायल अप सर्विस आएगी, और इस सर्विस को टेलीफोन सर्विस या टेलीफोन कनेक्शन सर्विस भी बोलते हैं। इस सर्विस में जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है? मॉडेम है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या के स्रोत की पहचान करना क्या कहलाता है? सोर्स, वजह, आइडेंटिफाई, पहचानना,
सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, कई बार डॉक्टर सीधे मेडिसिन ना लिखकर टेस्टिंग लिख देता है ना, कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो, फला फला जगह जाओ, वहां पे जाकर टेस्टिंग करवाओ पहले, फिर रिपोर्ट लेकर आओ, रिपोर्ट को देखेगा, फिर दवाइयों को लिखेगा। राइट, ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगा रहा है। इसका मतलब क्या, वो डीबग कर रहा है ना, पहले वो फाइंड आउट कर रहा है प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम को फाइंड करना, सोर्स का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। सो आंसर इज फर्स्ट। और जैसे ही आप टेस्टिंग की रिपोर्ट लेकर गए, उसने मेडिसिन लिखी, और उन मेडिसिन ने क्या किया, आपके शरीर में जो बग थी, जो एरर था, उसको डीबग करना शुरू किया। समझ में आया? तो मेडिसिन का काम होता है डीबग करना, एरर को रिमूव करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, इसका पता लगाना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, है ना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ लोग औजार लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम है कहां पर। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, a software program that add functionality to your computer or help your computer perform better is called as, very good, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको कंप्यूटर में कार्य क्षमता जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बहुत बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, क्या कहलाता है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहैंस करता है, सिस्टम को बहुत स्मूथ बनाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो कभी भी परफॉर्मेंस की बात हो, स्पीड की बात हो, स्मूथ करने की बात हो, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम होगा। यूटिलिटी का मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स की स्पीड इंक्रीज होती है? एंटीवायरस इज वन ऑफ देम। अगर एंटीवायरस होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वायरस नहीं होगा। फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्रेस करने वाले टूल्स या डिस्क क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, which bus carries information between processor and peripheral? आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको भी रखी। अगर कभी भी एग्जाम में केबल यानी बस के बारे में पूछा जाए, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, पेरिफेरल मतलब वो सारी डिवाइसेस जो आपकी सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं, उससे प्रोसेसर कनेक्ट होता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसर से कनेक्ट होने वाली जो बस है वो कौन सी है? डेटा बस। तो इसको याद कर लीजिए कि कभी भी प्रोसेसर और पेरिफेरल देखने को मिलेगा तो आंसर क्या होगा? डेटा बस इज द करेक्ट आंसर। कौन सी बस प्रोसेसर और बाहरी उपकरणों मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, वेबकैम, ब्ला 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 एंड सो ऑन, इन सबको कनेक्ट करती है, दैट इज डेटा बस। बस कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करती है? डेटा को कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में। एड्रेस बस इंस्ट्रक्शंस और एड्रेस को फ्लो करने में मदद करती है, जबकि कंट्रोल बस ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में मदद करती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो बता लेंगे मुझे लगता है, पढ़िए जरा ध्यान से। अ कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड, एक कंपाइलर उच्च स्तर के प्रोग्रामों को मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवादित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि हाई लेवल प्रोग्राम्स में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। जहां कंपाइलर क्या करता है? सभी प्रोग्राम्स को एक साथ डीबग करता है, वहीं इंटरप्रेटर सभी लाइंस को
लाइन बाय लाइन करके इंटरप्रेट करता है, डीबग करता है। तो कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ओबीजे। ओबीजे फाइल्स बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट कोड बोल दीजिए, बात एक ही है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? कह रहा है ऐसा कौन सा वायरस है जो होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, जो कंप्यूटर होस्ट का यूज करता है और रिप्रोड्यूस करता है। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए करता है? होस्ट का मतलब सर्वर, सर्वर की मदद से खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्म। राइट वंस, रीड मैनी, सो द करेक्ट आंसर इज वर्म। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम? कई बार फाउंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। रैम और रोम का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, रिनोल्ड बी जॉनसन, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, रॉबर्ट नॉइस, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। इन्होंने रैम और रोम का आविष्कार किया। द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ रैम एंड रोम इज रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। जबकि टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, HTML जैसी चीजों को डेवलप किया, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। रिनोल्ड बी जॉनसन ये हार्ड डिस्क के फाउंडर हैं, इन्होंने हार्ड डिस्क डेवलप करी। रॉबर्ट नॉइस इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर हैं। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया, जबकि रॉबर्ट हीथ डेनार्ड बने इन्वेंटर और फाउंडर ऑफ रैम एंड रोम। इसी के साथ 20 क्वेश्चन का सफर खत्म होता है। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint 2021 इज? MS PowerPoint 2021 में डिफॉल्ट रूप से जूम प्रतिशत कितना है? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। अगर आपको पता है इसका आंसर तो बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। कैसा लगा आपको सेशन? पसंद आया हो ये सेशन, ये सीरीज का कॉन्सेप्ट, तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर को जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए और एग्जाम में गारंटीड मार्क्स लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं, डीप में पढ़ना चाहते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, तो इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन और डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी राय, अपना सजेशन, अपने कमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस। थैंक यू वेरी मच।